डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पहले तो सॉरी कि मैं थोड़ा लेट ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। 2017 का मेरा प्लान था कल, लेकिन अफसोस है कि आई वाज awfully बिजी। तो लेकिन आज मैं दो चीजें एक साथ ला रहा हूँ, लास्ट मिनट टिप्स भी। आपको पता है कि हर एग्जाम के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन साथ में 2017 का पेपर एनालिसिस भी बचा हुआ है, तो उसको भी जल्दी से करते हैं। प्लीज अलाउ मी कि मैं बहुत तेजी से 2017 के पेपर को खत्म करूं और फिर थोड़ी सी लास्ट मिनट टिप्स भी आपको बताऊं। सो लेट अस बिगिन। सिलेबस मैं बिल्कुल अब पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप इसको गौर से देखिएगा। सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा कहना है। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 60% जो है मार्क्स सब्जेक्टिव पे रहेंगे। आगे चर्चा करेंगे सब्जेक्टिव के बारे में भी। अब आइए 2017 के ये पेपर को हम लोग बहुत तेजी से देखते हैं। सॉरी कि इसकी फ्रंट बहुत अच्छी नहीं हो, कॉपी पेस्ट है। जिस सोर्स से दिया गया उसका कुछ पीडीएफ में आपको दिख भी रहा होगा, मेरे स्टूडेंट ने भेजा है, थैंक यू फॉर दैट। द बुक पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड इज रिटन बाय, यही आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन बम्प कर देगा। लेकिन ये बुक बहुत ही फेमस है। ये समझिए कि थर्ड मोस्ट साइटेड जो बुक है सोशल साइंस में, ये है। इसको लिखा है, आप देख सकते हैं, पॉलो फ्रेरे ने। और ये बेसिकली इस तरह से लिखा गया है कि जो लोग दबे कुचले हैं, मार्जिनलाइज हैं, उनकी एजुकेशन पढ़ाई क्या सेम होनी चाहिए जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जो ऊंचे तबके से आते हैं। इस पे उन्होंने कहा है कि नहीं, वो अलग तरह की पढ़ाई, अलग पेडोगोगी। पेडोगोगी मतलब पढ़ाने का मेथड। द कैपिटल घाना का कहाँ है? बहुत आसान, आकरा। तो आप इससे समझ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? आपको पता है, वन फॉर ऑल फॉर वन जो है कि यदि एक देश पे अटैक हुआ तो सब पे, जैसे नाटो जो है, यूनाइटेड नेशन है, सब उसी पे है। तो ये बी जो है कहता है ईच स्टेट इन ए सिस्टम एक्सेप्ट दैट सिक्योरिटी फॉर वन इज सिक्योरिटी फॉर ऑल। यही है बेसिकली। व्हाट इज ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन? ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो यहाँ पे दिया गया है ना, ए में ये है। जैसे अभी मान लीजिए कि आप इसको ये लीजिए, किसी कंट्री में मान लीजिए सीरिया में बहुत वॉर हो रही है, गृह युद्ध हो रहा है, वहां पे लोग मर रहे हैं। यदि अमेरिका या कोई और कंट्री जो है, वो उसके सॉवरेंटी को अ, नजरअंदाज करते हुए वहां एयर से जाता है, वहां के लोगों को मदद करता है, कोई फूड पैकेट पहुंचाता है, तो इसको ह्यूमन इंटरवेंशन कहते हैं, मतलब ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। जहां पे इट जस्टिफाइज द यूज ऑफ फोर्स एंड ब्रीच ऑफ सॉवरेंटी बेस्ड ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी ग्राउंड। यदि वहां पे लोग यदि संकट में हैं, तो स्टेट के बाउंड्री इन सब को नजरअंदाज करके यदि ह्यूमैनिटी के नाते यदि दूसरा कंट्री इंटरवीन करता है, या दूसरा ग्रुप ऑफ कंट्री, तो इसको ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहते हैं। ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P जो है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये भी पूछा जाता है। सॉफ्ट पावर क्या है? आपको पता है, सॉफ्ट पावर पे जोसेफ ने बुक भी लिखा है। ये बेसिकली है कि गेटिंग अदर्स टू एग्री विथ यू विदाउट यूजिंग कोर्सिव फोर्स, बिना फोर्स का यूज किए हुए, बिना मिलिट्री, बिना बॉम्ब, बंदूक, गोली, आर्मी, इसका भय दिखाए हुए यदि आप अपनी बात मनवा लेते हैं। जैसे कि अभी रसिया ने यूक्रेन पे हार्ड फोर्स यूज किया, हार्ड पावर यूज किया, लेकिन मान लीजिए यदि वो सॉफ्ट पावर यूज करता कि यूक्रेन, हमारा कल्चर एक है, हमारी लैंग्वेज लगभग एक जैसी है, हम स्लाव हैं और जो भी है, और उस बेसिस पे यदि वो मना लेता है यूक्रेन को कि आप नाटो में शामिल नहीं हो, तो इसको सॉफ्ट पावर कहते। So getting others to agree with you without using coercive force. What are the core assumptions of neo-realist? सॉफ्ट पावर के बारे में एक बात मैं फिर कहूंगा, और कहूंगा कि ये इसको भी डिनोट करता है कि आपकी जो कल्चरल पावर है, आपका जो इमेज की जो पावर है। जैसे कि इंडिया की इमेज है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की इमेज है कि बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन, बहुत स्पिरिचुअल कंट्री है। यहाँ पे इतने सारे बाबा और मतलब रियल, मतलब ज्ञानी और पुरुष ये सब हुए हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉलीवुड भी हमारे सॉफ्ट पावर को दर्शाती है। इसके अलावा हमारा जो डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो भी हमें एक सॉफ्ट पावर देता है। अमेरिका की सॉफ्ट पावर देखेंगे तो हॉलीवुड है, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, इस टाइप के जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, बर्गर किंग, ब्लू जीन्स, टी शर्ट, ये सब जो है उसके भी सॉफ्ट पावर के पार्ट हैं। व्हाट आर द कोर एजम्पशंस ऑफ न्यू रियलिस्ट? न्यू रियलिस्ट जो केनेथ वॉल्ज ने दिया था, आपको पता है कि स्ट्रक्चरल न्यू रियलिज्म कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर बिहेवियर। एक्टर यहाँ पे कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, या स्टेट हो सकते हैं।
तो ये अलग हट जाता है क्लासिकल रियलिज्म से कि जो ह्यूमन नेचर पे बेस था कि ह्यूमन नेचर ईगोइस्ट है, बुलिंग है, पावर एक्वायर करना चाहता है, उससे हट करके स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहता है कि नहीं, जो एनार्किकल सिस्टम है और जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है कि देर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट और रिलेटेड पावर एंड कैपेबिलिटी हर स्टेट की जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमिन करता है एक्टर के बिहेवियर को। दिस इज नियो रियलिज्म का कोर फंडा, आप रट भी सकते हैं। जैकब जुमा इज द प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये जो है मैंने छोड़ दिया है उस समय का क्वेश्चन होगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा। करंट इवेंट 2017 का पेपर है, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिटेरियन कंट्री, तो मेडिटेरियन के समुद्र के आसपास जो कंट्री है उसमें आप देखेंगे तो वेस्टर्न सहारा नहीं आती है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया ये सब आती है, जिसको मैग्रेब स्टेट भी कहते हैं, जो जो साउथ ऑफ द मेडिटेरियन सी है, तो वेस्टर्न सहारा नहीं आती है। तो थोड़ा आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी का होना चाहिए आइडिया जामिया के लिए, आईआर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द रेड सी, अब यहाँ रेड सी मैंने दिखाया है, इस साइड में कहीं पे इंडिया है। रेड सी देखिए सऊदी अरबिया और अफ्रीका को अलग करता है, तो रेड सी में इजिप्ट टच कर रहा है, सूडान है, इरिट्रिया है, लेकिन यहाँ कीनिया नहीं है, कीनिया कहीं दूर दूर तक नहीं है, इसलिए कीनिया इसमें हो जाएगा, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूटी। अब देखिए इरिट्रिया जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि ये कुछ कुछ एक कंट्री है जो रसिया को सपोर्ट करता है अभी यूक्रेन पे जो अटैक हुआ है उसमें। द सुएज कैनल किसको किसको जोड़ता है, तो अभी जो आपने रेड सी देखा, तो रेड सी जो है उसको मेडिटेरियन सी से जोड़ती है सुएज कैनल, और इससे हुआ क्या कि यूरोप जो है मेडिटेरियन सी को ओवरलुक करता है, तो यूरोप से जहाज चलते हैं मेडिटेरियन सी में आते हैं और रेड सी होते हुए निकल करके इंडिया चले आते हैं, एशिया चले आते हैं बहुत आसानी से। नहीं तो उनको केप ऑफ गुड होप, मतलब पूरा अफ्रीका को क्रॉस करके ऐसे आना होता था, जो वास्को डिगामा ने जो रूट लिया था कालीकट आने के लिए, उसमें हजारों माइल्स का एक्स्ट्रा सफर करना पड़ता था, जो कि इससे कम हो गई है सुएज कैनल से। इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या खोज निकाला, तो क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गया इंडिया को खोजते खोजते कहा, अमेरिका। उसने न्यू वर्ल्ड कहा और वहां के लोगों को इंडियन कहा, जिसको आज भी इंडियन ही कहा जाता है। बाद में उससे 6 साल बाद जो है 1498 में एक्चुअली इंडिया वास्को डिगामा पहुंचा, केप ऑफ गुड होप होकर के। ताजिक लैंग्वेज जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करती है, तो ये पर्सियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज को बिलोंग करती है। ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत है नहीं, सब क्वेश्चन जानना नहीं है इसको क्रैक करने के लिए इस एग्जाम को। सेंट्रल एशियन स्टेट बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और उसमें से अधिकतर जो है CSIS, जो CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के मेंबर हो गए, एक को छोड़ करके, और वो मुझे लगता है कि टर्कमेनिस्तान है, आगे मैंने बताया भी है, चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेक्सिट क्या है, अब तो उस समय में ब्रेक्सिट का हल्ला था, अब तो इसका मतलब नहीं। ब्रिटेन जो एग्जिट कर गया EU से, उसको ब्रेक्सिट कहते हैं, ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, जो कि कब हुआ था, 31 जनवरी 2020 को, ये डेट याद रख लीजिए ब्रेक्सिट का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो, अभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए नाटो के। नाटो के कितने मेंबर हैं, आई थिंक 30 मेंबर हैं, आप चेक कर लीजिएगा नाटो के, आप चेक कर लीजिए, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं। और इसमें जो लेटेस्ट शामिल होने वाले हैं नॉर्थ मैसेडोनिया है, अभी नाटो में शामिल होना चाहते हैं स्वीडन और फिनलैंड, और उसके पहले जॉर्जिया और यूक्रेन ने अपनी सहमति दी थी, जिससे कि आज यूक्रेन पे वॉर हुआ है। वो नाटो के मेंबरशिप ज्वाइन करने को लेकर के, तो नाटो बहुत अभी हॉट टॉपिक है। नाटो की अभी समिट होने वाली है मैड्रिड में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाटो के कौन चीफ है ये पूछा जा सकता है, मैंने अपने करंट इवेंट में दिया है। नाटो के बारे में जितना जानना है सब जान लीजिए। इसमें मेंबर यदि आप देखेंगे नाटो का कौन नहीं है, तो स्विट्जरलैंड मेंबर इसका नहीं है। स्विट्जरलैंड नॉन अलायंस को, मिलिट्री नॉन अलायंस को फॉलो करता है। फिनलैंड और स्वीडन भी करते थे, लेकिन अब तो उन्होंने इसको तोड़ दिया अपना, रसिया के बिहेवियर को देखते हुए। द हेडक्वार्टर ऑफ द आईए इज लोकेटेड, आईए पहले क्या है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन से काफी जुड़ी हुई, यूएनएससी को ये रिपोर्ट भी करती है। ये बनाया गया था एटम फॉर पीस जो था आइजनहॉर का, उसके आधार पे जो है ये था कि पीसफुल कैसे पीसफुल यूज एटम का, एटॉमिक एनर्जी का कैसे किया जा सकता है, और कहीं पे यदि इसका मिलिट्री यूज हो एटम बम, तो उस पर नजर रखना भी आईए का काम है। तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया।
बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुआ था और दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नैम, याद रखिएगा, नॉन अलाइन मूवमेंट। इसमें 29 कंट्री ने भाग लिया था। नेहरू जी और सुकार्नो इसके मेन लीडर थे। सुकार्नो से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे और ये इंडोनेशिया के ही बांडुंग शहर में हुई थी। नेल्सन मंडेला वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द पॉलिटिकल मूवमेंट या पॉलिटिकल पार्टी, उनका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया गया है। इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945। इंडिया वन ऑफ द 50 या 51 कह लीजिए, पोलैंड कुछ समय बाद ज्वाइन किया। तो 50 जो फाउंडिंग मेंबर हैं और ये लोगों ने 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जो है SF कह लीजिए, SF में इन्होंने साइन किया था चार्टर UN का फाउंडिंग मेंबर। द कैपिटल किसने लिखा है, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ब्रिक्स जो है 5 कंट्री है, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें कि साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा है। ये भी क्वेश्चन शायद इसी में पूछा गया है। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट जो साइंटिस्ट थे उन पे रखा गया है। इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में है। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह किस कंट्री से हैं, तो ये मैं छोड़ देता हूं, आप हो सकता है इंडिया या फिजी से हो, अब देख लीजिएगा उस समय का होगा। फायर टेम्पल जो है वो किस धर्म में पूजा जाता है, इंडिया में पारसीज लोग जो हैं जो कि जोरास्ट्रियन धर्म को मानते हैं। जब ये लोग वो लोग हैं ईरान के कि जब ईरान मुस्लिम नहीं बना था 6th सेंचुरी AD के पहले, तो ये लोग जोरास्ट्रियन थे। जब वहां पे इस्लाम आया तो बहुत लोग भाग करके इंडिया आ गए, वो लोग पारसी कहलाते हैं। और ये लोग जो है फायर टेम्पल बनाते हैं, आग की पूजा करते हैं। इन विच कंट्री 8th ब्रिक्स समिट हेल्ड, नहीं मुझे नहीं जानना है। आप अभी जो ब्रिक्स समिट होने वाली है उसके बारे में जान लीजिए, शायद जून में होना था, अभी अब आगे देखिए कब होता है, क्योंकि इसमें बहुत टेंस रिलेशन हो गया है। रसिया है, चाइना है, इंडिया है, सबके बीच में काफी अभी रिश्तों का बहुत घालमेल है। हु वॉज द चीफ गेस्ट, नहीं ये भी मैं नहीं करने वाला, ये सब करंट इवेंट उस समय के। तो इससे आप देख सकते हैं कि 5-6 क्वेश्चन करंट इवेंट पे रहते हैं। मेरी करंट इवेंट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। द डूरेंट लाइन सेपरेट विच ऑफ टू नेबरिंग कंट्री, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। इससे याद कर लीजिए इंडिया चाइना को मैकमोहन लाइन सेपरेट करता है। इंडिया चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 1962 वॉर के बाद, वही पूछा जाता है, LOAC। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है LAC, और इंडिया पाकिस्तान बीच में रेडक्लिफ लाइन है जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी है। Meeting the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs, ये जो आइडिया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, जो बर्टलैंड कमेटी रिपोर्ट में आई थी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से 1987 में। The maximum number of individual that can be supported by a given environment is called its carrying capacity, कितना कैरी कर सकता है। Social, economical and ecological equity is the necessary condition for achieving sustainable development. तो दो क्वेश्चन sustainable development, environment से काफी क्वेश्चन रहेंगे। The force which can act against the achievement of the highest possible level of population growth, मतलब कितना आप population growth को environment support कर सकती है, इसको environmental resistance कहते हैं। एक समय के बाद जो है वो माल्थस के प्रिंसिपल के अनुसार वो रेजिस्ट करने लगता है, तभी ये पैंडेमिक आती है, भूकंप आता है और बहुत सारी और ज्यादा डिसास्टर आते हैं जिससे कि पॉपुलेशन खुद ही कम होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या कर सकता है, वो क्लाइमेट चेंज कर सकता है, फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, आइलैंड डूब सकते हैं, लो लेइंग एरिया सभी कर सकता है। ऑल ऑफ द अबव यदि ऑप्शन हो तो ज्यादा चांस उसी के ठीक होने का होता है, ध्यान रखिएगा। इन इकोनॉमिक टर्म्स पॉल्यूटेड एयर रिप्रेजेंट, पॉल्यूटेड एयर क्या है इकोनॉमिक टर्म में, ये एक्सटर्नलिटी है। एक्सटर्नलिटी क्या होता है, जैसे देखिए एक फैक्ट्री है जो टायर बनाती है और वो अपना जो जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो विषाक्त वाटर है, वो बगल के रिवर में छोड़ देती है और उसके लिए किसी को कंपनसेट नहीं करती, और उससे जो जान माल की हानि हो रही है उस पॉल्यूटेड वाटर से नदी में छोड़ने को, उसको वो टायर के कॉस्ट में जोड़ती भी नहीं है। तो टायर आपको सस्ता मिलता है चलाने के लिए, यदि उसको जोड़े तो पता लगे उसका कॉस्ट डबल हो जाएगा, लेकिन वो कॉस्ट कोई ना कोई तो वहन कर रहा है, सोसाइटी वहन कर रहा है, तो इसको एक्सटर्नलिटी कहते हैं। तो पॉल्यूटेड एयर रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नलिटी, जो कि एक्सटर्नलिटी वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट या सर्विसेज में बिल्ट नहीं होता है, उसको कोई और पे करता है।
द कैपिटल ऑफ द मंगोलिया, मंगोलिया का उलन बाटार है, उलन बाटार, मंगोलिया। पोलिस इन ग्रीक मींस सिटी स्टेट, आप सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जानते हैं। और कितने कम क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आप देख सकते हैं, सभी जीके का क्वेश्चन इसमें है, पॉलिटिकल साइंस कहीं है नहीं, तो एक दो क्वेश्चन कहीं। वेटिकन इज द सेंटर ऑफ कैथोलिसिज्म, जो जो कैथोलिक चर्च का जो हेड होता है वो पोप होता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। रैंड जो है वो साउथ अफ्रीका की करेंसी है। बॉब डिलन जो है इंग्लैंड के बहुत फेमस गायक हैं, जिन्होंने ब्लोइंग इन द विंड, इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग है बॉब डायलन का। ग्रीन पार्टी 2016 में किसको प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेट किया था, नहीं जानना है, करंट इवेंट क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले इसको ब्रिक बैंक कहते थे, ब्रिक्स ने खोला है, तो चाइना इसमें आगे लीड लिया है। द प्रेसिडेंट उज्बेकिस्तान ये कौन है, आप अभी देख लीजिएगा, ये सब करंट इवेंट है। और आपको पांचों सेंट्रल एशियन कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम जानना है। बोरिस पेस्टरनाइक की जो फेमस नॉवल है उसमें से कोई नहीं है, उनकी फेमस नॉवल का नाम है डॉक्टर जिवागो, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, ये भी याद रखिए, डॉक्टर जिवागो के लिए। द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना था, 1 अक्टूबर 1949 को। माओ जेडोंग या माओ त्सो उसके सुप्रीम लीडर थे उस समय में। टू विच कंट्री डज द आइलैंड ऑफ होक्काइडो बिलोंग, तो होक्काइडो जो है वो जापान की नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, जापान का। होक्काइडो, होन्सू, सिकोकू एंड क्यूसू, ये चारों आप याद कर सकते हैं, और होन्सू में ही टोक्यो उसकी राजधानी है। यूराल माउंटेन जो है वो एशिया को, ये रसिया में है, जो कि एशियन पार्ट ऑफ रसिया को यूरोपियन पार्ट ऑफ रसिया से सेपरेट करती है, तो एशिया को यूरोप सेपरेट करती है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो नील रिवर के किनारे डेवलप हुई है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। विच ऑफ दीज कंट्री इज डबल लैंडलॉक, डबल लैंडलॉक, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, ये आपको जानना चाहिए। अभी इस कंट्री को देखिए, उज्बेकिस्तान को, ये खुद लैंड लॉक तो है ही, मतलब इस सी से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है समुद्र से, लेकिन ये चारों तरफ ऐसे कंट्री से घिरा हुआ है जो खुद लैंड लॉक्ड हैं। तो इस तरह के कंट्री जो खुद लैंड लॉक्ड होते हैं और चारों तरफ से भी लैंड लॉक कंट्री से घिरे होते हैं, उसको डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार क्वेश्चन है इसका। तो ये जो है उज्बेकिस्तान है, इसको याद कर लीजिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट कैश क्रॉप ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया अपने वीट के लिए जाना जाता है, क्यों, क्योंकि ये स्टेप ग्रासलैंड है, स्टेप, इसको स्टेप कहते हैं, स्टेपी। और जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है उसको प्रेरी कहते हैं। तो ये स्टेप ग्रासलैंड है, और यहाँ पे वीट बहुत अच्छी होती है, तो वीट विंटर में, ये इसका कैश क्रॉप है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल नॉट एम एट, अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में थर्ड क्वेश्चन है, नॉट है, तो क्या नहीं करेगा ये, मैक्सिमाइजिंग द प्रेजेंट डे बेनिफिट थ्रू इंक्रीज रिसोर्स कंजम्पशन, ये कभी नहीं करेगा। बाकी करेगा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ विच ऑप्टिमाइजेज द इकोनॉमिक एंड सोसाइटल बेनिफिट डेवलप, पढ़ लीजिएगा, ये सब करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, इसलिए सही आंसर। कॉपर जो है वो जाम्बिया का जो है मेन एक्सपोर्ट है। कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है, चिली पेरू ये सब करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जो कंट्री डिपेंडेंट है अपने उसको एक्सपोर्ट करके खाने कमाने के लिए, वो जाम्बिया है अफ्रीका की। विच कंट्री ऑफ अफ्रीका वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी, तो ये तीनों, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, सब जो है, नाइजीरिया भी ब्रिटिश कॉलोनी थे। मडागास्कर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से ऑफ जो है मडागास्कर आइलैंड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया है, तो मडागास्कर इंडियन ओशन में है। डॉटर ऑफ द ईस्ट जो है बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा है। द लॉन्गेस्ट लेक इंडिया में वेमा बांध लेक है, ये दूसरी बार पूछा जा रहा है। चिल्का जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। वूलर जो है वो पहाड़ पे है जम्मू कश्मीर में, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक जो है कश्मीर में है, वेरी फेमस। नेशनल एनिमल भूटान का जो है वो ताकिन है। ताकिन मतलब एक तरह से आपको भेड़ टाइप का दिखेगा, क्योंकि बहुत हाइट पे जो है वो 4000 5000 मीटर पे पाया जाता है, तो टाकिन जो है वहाँ के एक बहुत रिलीजियस जानवर माना जाता है। हाउ मेनी प्रोविंसेस देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, इनके नाम को देख लीजिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध, प्लस इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी भी है। पहलवी डायनेस्टी किस कंट्री में रूल करते थे, ये ईरान में रूल करते थे। इनको 1979 में वहां डिपोज कर दिया गया, जब वहां पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में, जिसके बाद ये एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, मतलब थियोक्रेटिक स्टेट जैसा ईरान।
बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है, इसे तो बहुत आसान है, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन है, ये कजाकिस्तान है। सेंट्रल एशियन कंट्री पे फोकस होता है, ध्यान रखिएगा। एपीटी का फुल मतलब एपीटी स्टैंड, एपीटी तो बहुत सारी चीजों के लिए एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी भी है, लेकिन एपीटी यहाँ स्टैंड करता है एशियन प्लस थ्री। और एशियन प्लस थ्री में कौन है, तीन कंट्री, इसमें है चाइना, जापान और कोरिया। तो चाइना, जापान, कोरिया को यदि एशियन के 10 कंट्री में मिला दीजिए तो इसको एशियन प्लस थ्री एपीटी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन। यासर अराफात जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन और ऑर्गेनाइजेशन का, पीएलओ, जो कि पहले आर्म कन्फ्लिक्ट करता था, बाद में ये शांति प्रिय ढंग से रिवॉल्यूशन करने लगा था। लेकिन अभी जो वहाँ हमास है वो लड़ती रहती है आर्म्स के साथ, और हमास जो है वो गाजा जो स्ट्रिप है उस पे उसका कंट्रोल है। अरब रिवोल्ट क्या सिंबलाइज करता है, तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में जो अरबियन कंट्री ने ऑटोमन रूल के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था, बहुत सारे वहाँ के अरबियन कंट्री ने, पीपल ने, तो वो उसको अरब रिवोल्ट कहते हैं इन वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में। और वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन एम्पायर ही खत्म हो गया, और खिलाफत जो है उसको भी, उस टाइटल को ही खत्म कर दिया, जिसके अगेंस्ट में कि इंडिया में मोहम्मद अली ब्रदर और गांधी जी ने मिलकर खिलाफत आंदोलन भी किया था। इन विच कंट्री इज द चाहबार पोर्ट लोकेटेड, ये बहुत ही अगेन स्टार क्वेश्चन है। चाहबार पोर्ट एक स्ट्रेटजिक पोर्ट है ईरान में, जो इंडिया उसको डेवलप करने में काफी, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है वो सीपीईसी के तहत, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, बीआरआई के तहत चाइना डेवलप कर रहा है, तो इंडिया जो है चाहबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना का है, हम लोग को जानना चाहिए। उसी के तहत वो सीपीईसी जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पूछा सकता है, वो बन रहा है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स जो आईएसएफ है, वो नाटो लेड सिक्योरिटी मिशन थी अफगानिस्तान में, जो अब वहां से जा चुकी है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस दैट टुक प्लेस इन दिसंबर, अभी तो करंट इवेंट मैंने छोड़ दिया है। हु इज द फर्स्ट एवर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, तो ये हामिद करजाई हैं, जो कि वहां जब नई व्यवस्था बनी अमेरिका के वॉर ऑफ टेरर के बाद में, जब वहां तालिबान को, फर्स्ट तालिबान रेजिम को हटाया गया, तो हमीद करजाई एक फ्रजाइल डेमोक्रेटिक जो नेशन था, जो चला नहीं, फिर अभी वहां पे वैसे ही हो गया है। सेकेंड बार तालिबान 2021 में आ गई। अफगानिस्तान डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ, तो अफगानिस्तान को देखिए यहाँ पे, ये बॉर्डर यदि इसमें से किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो आप देख सकते हैं खुद ही कि ये किर्गिस्तान के साथ शेयर जो है नहीं करता है, बाकी तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ करता है। लैंड बॉर्डर आप गिन भी सकते हैं क्या है, और सभी सेंट्रल एशियन कंट्री के लैंड बॉर्डर को ध्यान से देखिए, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोड कनेक्टिंग, आप पढ़ लीजिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट रोड है अफगानिस्तान में, ये इंडिया ने बनाया, और इंडिया ने ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं, इसलिए अभी इंडिया ने डिसाइड किया है कि अफगानिस्तान में वो अपनी डिप्लोमेटिक मिशन काबुल में खोलेगा। जबकि इंडिया ने, इंक्लूडिंग कोई भी और स्टेट, किसी स्टेट ने भी, नेशन स्टेट ने और इंडिया ने भी अफगानिस्तान के तालिबान रेजिम को रिकॉग्नाइज या मान्यता नहीं दी है, लेकिन कई कंट्री ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन वहां ओपन कर दिए हैं, इंडिया भी ओपन करने वाली है। व्हाट इज रीजनलिज्म, रीजनलिज्म क्या है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आसियान है, चाहे सार्क है, चाहे ईयू है, लाइक दैट। So it is development of institutionalized cooperation among state and other actors on the basis of regional contiguity मतलब regional सटे हुए as a feature of global politics. What are cross border transaction? इसका definition ही यही है जो यहाँ दिया है, movement across border of country for good, people, money and investment, etc. What is the importance of Woodrow Wilson's 14 point to the study of international relation? इसका क्या महत्व है, तो जो वुड्रो विल्सन का जो 14 पॉइंट था, वो खुद ही परपेचुअल पीस जो प्रिंसिपल था इमानुअल कांत का, उस पर बेस्ड था। वो सब आइडियलिज्म थी जो इंटर वॉर पीरियड में बहुत प्रचलित हुई थी, एक मोरल आइडियलिज्म कि कंट्री को अच्छा बिहेव करना चाहिए, भले कंट्री की तरह बिहेव करना चाहिए, बिना किसी कारण के अटैक नहीं करना चाहिए, और पीसफुल मीन से सुलझाना चाहिए, परपेचुअल पीस हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि सब यूटोपिक था, कुछ नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हो गया। इसीलिए इसका सही आंसर है कि दे आर फाउंडेशन फॉर द आइडियलिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन। व्हाट डज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन्वॉल्व, जिसमें इंडिया भी शामिल हुआ। इट वाज मेजर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, मेजर टू कर फूड गुड्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड डीरेगुलेशन, मार्केट को आगे लाओ, प्राइवेटाइजेशन,
इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये सब इसका जो है स्ट्रक्चर, एलपीजी जिसको एक शॉर्ट में बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और आईएमएफ ने जो है वो वॉशिंगटन कंसेंसस बनी थी 10 पॉइंट, उसी को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के नाम से पूरे डेवलपिंग कंट्री में लागू किया। एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग भी कहा जाता है इसको। ऐसे कह सकते हैं कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम एसएपी के थ्रू, जिसमें कि आईएमएफ उसका लंबरदार बना, उसने फैलाया यूएसएसआर के ढहने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैटिन अमेरिकन रीजनल इंस्टीट्यूशन? तो मार्कासूर आपको जानना चाहिए। ये जो है ये कंट्री के नाम वाम से बना है, तो ये लैटिन अमेरिकन रीजनल इंस्टीट्यूशन है, फ्री ट्रेड एरिया इसको कह सकते हैं। ब्रिक में साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था, तब ये ब्रिक्स बन गया। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व सभी कुछ करता है, पढ़ लीजिएगा, सब सब है इसका, सब डेफिनेशन ही है ये। डिसिप्लिन, ऑल ऑफ द, तीसरी बार आप देख रहे होंगे सही हो रहा है तो आप इसको याद रखिएगा। डिसिप्लिन स्टडीड अंडर इंटरनेशनल रिलेशन इंक्लूड हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत कुछ, साइकोलॉजी एंड अदर, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है आईआर की स्टडी। टू मेन थ्योरेटिकल अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन, जो दो है, एक रियलिज्म है और एक लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म को इन्होंने लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहा है, ठीक है, एक ही बात है। तो रियलिज्म या नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है, दो मेन है। इस पर आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो में से कोई रियलिज्म के कोर प्रिंसिपल, और वो कैसे स्ट्रक्चर रियलिज्म से अलग है, या स्ट्रक्चर रियलिज्म के कोर प्रिंसिपल और कैसे क्लासिकल से अलग है। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, उसके क्या कोर प्रिंसिपल, ये सब पूछा जा सकता है। द यूनाइटेड नेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन गवर्नमेंटल तो है नहीं। रियलिज्म बिलीव कि स्टेट आर पारामाउंट एक्टर, स्टैटिज्म बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किकल, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही फुलफिल करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव। चौथा क्वेश्चन इसमें ऑल ऑफ द अबव सही है। एक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इंक्लूड नेशन, स्टेट, एनजीओ, पॉपुलर रीडर, मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसी, टीएनसी, ऑल ऑफ द अबव। पांचवा क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव। पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द रेजिम इज रूल्ड बाय ऑर्डर ऑफ द गॉड इज थियोक्रेसी, मतलब धर्म का शासन। कंटेम्पररी इंडिया इज व्हाट? अब ये क्वेश्चन में मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं, तो चलो ठीक है, ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी मैंने लिखा है, लेकिन चेक कर लीजिएगा। बांग्लादेश अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1971, इन्होंने पिछले साल अपना 50th गोल्डन जुबली मनाया, प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, तो ये याद रखना चाहिए। यक्षगाना ये दूसरी बार पूछ रहे हैं इसलिए आसान हो गया, कर्नाटका का डांस फॉर्म है। एशियन जो है कब फॉर्म हुआ था? तो 1967 में फॉर्म हुआ था। व्हाट आर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? यहाँ देखिए मैंने 8 दे दिया है, ये 2000 से लेके, इसलिए इसको मिलेनियम कहा गया। 2015 के बीच में पूरा होना था, पूरा तो कभी होता नहीं है। अब 2015 से लेके 2030 के बीच में जो पूरा करने का ठाना है यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के सहयोग से, वो है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये थे 8 और एसडीजी हैं 17, उसको पढ़ लीजिएगा वो 17 को भी। हर्टलैंड थ्योरी किसने दिया था? ये मैकेंडर ने दिया था इस बुक में, द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ द हिस्ट्री, 1904 की बुक है। उसमें उन्होंने, अब इसको इसमें से तो कोई भी पूरी तरह सही नहीं, उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हर्टलैंड है वो यूरेशिया का वास्ट लैंड है जिसको कि रसिया अभी काबू करता है। और उन्होंने उस समय की बात है 1904 में, जब समझिए एटम बॉम्ब नहीं था, हवाई जहाज भी नहीं एक तरह से बना था, तो उस समय में उनका कहना था कि जो उस हर्टलैंड पे कब्जा करेगा वही पूरे यूरोप पे राज करेगा। तो उसमें तो रसिया उसका मालिक था, तो ईस्ट एशिया कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। The South China Sea dispute over a group of uninhabited island between the People's Republic of China and Japan is with regard to which of the following island? ये तो सेनकेकू आइलैंड की मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि सेनकेकू को मैंने काफी पढ़ा, ये ईस्ट चाइना सी में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप, मैंने इसको कई बार बताया भी है। और ये सब भी आइलैंड डिस्प्यूटेड है, डिफरेंट डिफरेंट, ताइवान के बीच में, जापान और चाइना, और चाइना ताइवान के बीच में। इसको लेकर के काफी झगड़ा होता रहता है, और ये इंपॉर्टेंट है सेनकेकू आइलैंड, लेकिन ये यहाँ साउथ चाइना सी लिखा है, जबकि ये ईस्ट चाइना सी में है। मैप के अनुसार से चेक कर लीजिएगा व्हाट इज मीन, लेकिन ये जान लीजिएगा जरूर सेनकेकू आइलैंड के बारे में कि ये चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। व्हाट इज मीन बाय ट्रिकल डाउन इफेक्ट? ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये इसका कहना है कि यदि तुम कंट्री का प्रोग्रेस को बढ़ाओगे, जीडीपी को बढ़ाओगे, बिना ये सोचे हुए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, मतलब कि अमीर कितना अमीर हो रहा है, गरीब किस रफ्तार से उसकी गरीबी कम हो रहा है, सबको छोड़ दो, तो यदि अमीर अमीर होंगे तो गरीब कुछ ना कुछ तो गरीबी कम हो गई। मतलब कि कंट्री का यदि पाई बढ़ता है, मान लो कि ये पाई है, पहले जीडीपी इतना था
और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कुछ इस तरह से था, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, और ये पाई बढ़ गया, अब पाई इतना हो गया। तो जिसको कम मिल रहा था उसको तो चलो ठीक है कम मिलेगा, लेकिन पहले से तो ज्यादा हो जाएगा ना एब्सोल्यूट टर्म में। इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। मतलब ये है कि दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल इवेंचुअली एंड ऑटोमेटिकली ब्रिंग बेनिफिट टू द पुअर ऑल्सो। जबकि इसका उल्टा होता है, टारगेटेड जो इफेक्ट होता है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लाई जाती है, जिसमें कि पाई केवल बड़ा नहीं किया जाता है, ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इवन आउट करने की कोशिश की जाती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैंने जो आपको बोला सीपीईसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना कभी पूछा ही जाएगा। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बीआरआई का, अब इसको बीआरआई बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का। कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, ये टाइप क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है। ये इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया था नेहरू जी के इसमें। ये वाला जो रोड है, इसको, ये ग्वादर पोर्ट मैंने जो दिखाया है यहाँ से यहाँ तक, ये देख लीजिए, यही जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपीईसी, यही कॉरिडोर है जिसको कि डेवलप चाइना बीआरआई के अंदर कर रहा है। ये ग्वादर पोर्ट पे टर्मिनेट होती है, कासगढ़ से चलती है, चाइना में कासगढ़ और ग्वादर पोर्ट। यूरोपियन यूनियन क्या है, वो एक तरह का फ्री ट्रेड एरिया भी है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रा नेशनल गवर्नमेंट है, इस तरह की काफी काफी चीजें यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया आप कह सकते हैं। द इंस्टीट्यूशन, या नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, उसे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि नन ऑफ द अबव नहीं है, फ्री ट्रेड एरिया कह सकते हैं, उसमें फ्री ट्रेड तो है ही। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिक्स एम्स टू ब्रिंग टुगेदर द 5 इमर्जिंग पावर ऑफ ब्राजील, रसिया, तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एज ए फॉर्मल ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द कॉमनलिटी। इन पांचों कंट्री में क्या कॉमन है, ये इमर्जिंग इकोनॉमी है न्यू सेंचुरी के, ये पांचों जो, अब तो क्या है, अब तो बहुत गड़बड़ा गया इन लोगों का। द वन, चाइना छोड़ करके, वन बेल्ट वन रोड, फिर से बीआरआई आ गया। बीआरआई जो है वो, इसमें दो हैं, इसमें सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है और मैरीटाइम सिल्क रोड, दोनों ही इसमें जुड़े हुए हैं। सिल्क रोड जो है ओल्ड रोड है, जो चाइना से यूरोप होता, अफगानिस्तान और इंडिया के नॉर्थ होके जाता था, और उसका जो सी से जो रूट है उसको मैरीटाइम कहते हैं, दोनों ही बीआरआई में शामिल हैं। हु फर्स्ट आउटलाइन द नियो रियलिस्ट थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत थोड़े से जो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस पे उसमें से एक है, और आपको पता है कि केनेथ वॉल्ज ने 1979 में अपने बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नियो रियलिज्म की नींव रखी थी। यहाँ पे हांस मर्गनथाउ हैं जिन्होंने क्लासिकल रियलिज्म की नींव रखी अपने 1948 के बुक पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन से। एरिस्टोटल और ईएच कार जो है वो, इन्होंने 20 ईयर क्राइसिस लिखा था इंटर वॉर पीरियड में। इन्होंने आइडियलिज्म को एक यूटोपिक थॉट बताया था, जैसे विड्रो विल्सन का आपने देखा 14 पॉइंट प्रिंसिपल, उन्होंने कहा था कि रियलिज्म ही सही है, वही वस्तु स्थिति को बताती है जो दुनिया में हो रही है, ना कि आइडियलिज्म उनकी बात सही हुई। ईएच कार इसलिए बहुत फेमस हुए। अब हम लोग जो है बहुत तेजी से मैंने इसको किया है, अब अगले 15-20 मिनट में चलिए हम लोग लास्ट मिनट प्रिपरेशन की टिप में कुछ कुछ आपको बताता हूं, जो मैंने 5 साल के क्वेश्चन जो एनालाइज किए उसको देखते हुए थोड़े बहुत सब्जेक्टिव पे भी चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें आपको पता है कि 40% एमसीक्यू होंगे, 60% सब्जेक्टिव। 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते नहीं है, इसमें सारे एमसीक्यू रहते हैं, इसमें कोई मैचिंग टाइप की मैंने देखा नहीं है, या रीजन रिजर्वेशन स्टेटमेंट, ये सब कुछ होते नहीं है। क्वेश्चन जो आपने देखा होगा वो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा जीके के क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है 40 में से हो सकता है इस बार बुद्धि खुल जाए तो 10 क्वेश्चन आपको आईआर पे हो, मतलब पॉलिटिकल साइंस पे, नहीं तो 5-7-6 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो बेसिकली जीके हैं, और वो किस पार्ट से होता है, आईआर जीके हैं, जनरल जीके हैं। सेंट्रल एशिया इनका फेवरेट है और वेस्ट एशिया फेवरेट है। वेस्ट एशिया मतलब कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो, और सेंट्रल एशिया जिसमें कि 5 जो स्टेट हैं जो पहले यूएसएसआर के पार्ट होते थे। इसके अलावा जो है साउथ एशिया से भी क्वेश्चन काफी रहता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हैं, सार्क नेशन है। ईस्ट एशिया और अफ्रीका से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं। अभी इस बार की जो स्थिति है वर्ल्ड में, उसमें मुझे लगता है कि रसिया यूक्रेन से 1-2 क्वेश्चन रह सकता है। बहुत तरह से, जैसे कि यूक्रेन में जैसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ वो हो सकता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम हो सकता है, यूक्रेन में क्यों लड़ाई हो रही है उसका कारण हो सकता है, रसिया से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, रसिया की सिचुएशन, क्यों रसिया ने अटैक किया, कुछ बहुत फैक्ट हो सकता है कि बुका जहाँ पे कि लाश मिली, लाशों का ढेर, या मैरियोपोल जो फर्स्ट उसका था जो कि उसको छीन लिया उसने। इसके अलावा वो क्रीमिया पे पूछ सकते हैं, इस पे वर्ल्ड का रिएक्शन क्या हुआ, जैसे यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से उसको निकाल दिया गया, ये सब पूछा जा सकता है।
अफगानिस्तान से क्वेश्चन जरूर एक दो रहेगा, क्योंकि इसमें अभी पिछले साल बहुत बड़ी घटना हुई है, उसके बाद ये एग्जाम हो रहा है। तो दोहा में जो एग्रीमेंट हुई थी 2022 में, 2020 में, वो पूछा जा सकता है। 2020 में हुई थी, यस, चेक कर लीजिएगा, जिसमें कि तालिबान और यूएसए के बीच में हुई थी, जिसमें यूएसए ने कहा था कि हम निकल जाएंगे, और वो ट्रम्प के टाइम में हुई थी, बाद में बाइडेन ने उसको पूरा किया। वो हो सकता है वहां पे कौन उसको अभी शासन चला रहे हैं, किसने, किस कंट्री ने मान्यता दी है, किसी ने नहीं दी है, लेकिन कुछ लोगों ने डिप्लोमेटिक चैनल खोले हैं। नाटो से काफी क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने मेंबर हैं, लास्ट मेंबर कौन है, कौन अभी मिलने वाले हैं, जैसे स्वीडन, फिनलैंड है। नाटो की कहाँ पे समिट हो रही है, नाटो के चीफ कौन है, लाइक दैट। नाटो की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एंड ऑल। इंडो पैसिफिक जो है अभी बहुत न्यूज में है, क्योंकि क्वाड, इंडो पैसिफिक क्यों न्यूज में है, क्योंकि यूएसए ने ठाना हुआ है कि चाइना को यहाँ हेजेमनी नहीं करने देगा। चाइना उसको जो है एशिया पैसिफिक कहता है। उसी रीजन को यूएसए ने नया नाम दिया है इंडो पैसिफिक, मतलब कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन मिला करके इसमें इंडिया भी आ जाता है। क्वाड इससे जुड़ा हुआ है। अभी अभी उसने एक इकोनॉमिक फोरम की घोषणा की है, आईपीएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, वो भी न्यूज में है। अरब इजराइल हमेशा से न्यूज में रहेगा, और जामिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब्राहम एकॉर्ड से लेकर के। और अभी जैसे उसके जो नफ्ताली बेनेट हैं, वो अभी उड़ के गए हैं यूएई। तो यूएई और इसराइल के बीच में अब्राहम एकॉर्ड हुआ था 2020 में, ये सब पूछा जा सकता है। अभी उसमें काफी टसल भी हो रही है। देन अभी जो रिसेंट जो ग्लोबल इश्यूज हैं, लाइक पैंडेमिक से जो दुनिया झकझोरी गई है, उस पर काफी क्वेश्चन हो सकते हैं, दो तीन हो सकता है, एक दो क्वेश्चन हो। क्लाइमेट चेंज हमेशा से क्वेश्चन रहेगा। ग्लोबल फूड और एनर्जी क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही है, ग्लोबल इन्फ्लेशन से, कमोडिटी प्राइस हाई होने से, खास करके यूक्रेन वॉर के बाद, उससे पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन के जो इश्यूज हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज से लेकर के और सब्सिडी और डब्ल्यूटीओ की इशू आती है, वो सब भी पूछे जा सकते हैं। कुछ जो आपको मैं याद कराऊं थोड़ी बहुत, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्री आपको पता है 5 है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसकी जो कैपिटल है वो याद कर लीजिए, मेरे गाइड में है, आईआर गाइड में हर जगह है। टॉप लीडर एग्जीक्यूटिव कौन है वो देख लीजिए, उसकी करेंसी क्या है, पांचों कंट्री की रिसेंट इवेंट क्या है, इन लोग की जो संस्था है सीएसटीओ, उसके बारे में जान लीजिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रसिया, आर्मेनिया, बेलारूस भी मेंबर बनते हैं, और इधर से सेंट्रल एशिया से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान बनते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि सीएसटीओ में कौन मेंबर नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें टर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके मेंबर नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्री अक्रॉस कैस्पियन सी है, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये भी उससे जुड़े हुए हैं। नागार्नो काराबाख तो अब थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन ये काफी बार पूछा गया था। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में। अभी आपको याद हो कि अजरबैजान जो है वो नाम का प्रेसिडेंटशिप इसके पास में 2023 तक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। विच सेंट्रल एशियन नेशन इज नॉट मेंबर ऑफ सीआईएस? टर्कमेनिस्तान सीआईएस। सीआईएस क्या है? जो 15 जो रिपब्लिक थे यूएसएसआर के, वो विघटन के बाद उन्होंने सीआईएस बनाया, उसमें टर्कमेनिस्तान ऑफिशियली उसके चार्टर को साइन नहीं किया, तो वो उसका मेंबर नहीं है। कैस्पियन सी जो है वो वेस्टर्न लिमिट बनाता है। कैस्पियन सी जो है सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक या इनलैंड लेक, चेक कर लीजिए। इनलैंड लेक मतलब जो लैंड से चारों तरफ से घिरा हुआ है। लार्जेस्ट इनलैंड लेक जो है दुनिया का कैस्पियन सी है। ये इतना बड़ा है ये तालाब कि इसको सी कहते हैं, और ये वेस्टर्न लिमिट तय करता है सेंट्रल एशिया का। कंट्री जो बॉर्डर करते हैं ब्लैक सी पे, इस बार पूछा सकता है, क्योंकि ब्लैक सी में ही मार काट चल रही है यूक्रेन और रसिया का। तो इसमें बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया, टर्की, यूक्रेन उसको घेरते हैं। जबकि कैस्पियन सी को जो कंट्री घेरते हैं वो रसिया, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, ये पूछा जा सकता है। और इंडिया और सेंट्रल एशिया के का जो पहला जो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुई 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल, वो भी पूछा जा सकता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वेस्ट एशिया में आपको, जैसे मैंने बताया कि अरब इसराइल की जो वॉर हुई है, 6 मैंने अपने गाइड में दिया है, बहुत जगह मैंने बताया है, पढ़ लीजिए, अभी तक आपने देख लिया होगा। इसके अलावा अब्राहम एकॉर्ड जो हुई है इसराइल, यूएई और बहरीन में, वो एक लैंडमार्क है, वो पढ़ लीजिए। इसराइल पैलेस्टीन की जो कन्फ्लिक्ट पिछले साल भी हमास और इसराइल में लड़ाई हुई, वो पढ़ लीजिए। अभी अल मास्क, मैं नाम ये हो रहा हूँ, जो जो मॉस्क जो है वहां पे, उसको लेकर के, जो जेरूसलम में जो पवित्र मॉस्क है, उसको लेकर के काफी जो है अभी तानातानी हुई है अरब और इजराइल वर्ल्ड में, उसको पढ़ लीजिए। अरब स्प्रिंग और अरब विंटर अब कहते हैं, उसके फैक्ट फीचर, कौन कौन से कंट्री उसमें इन्वॉल्व थे, ये सब पढ़ लीजिए। उसमें जैस्मिन रिवॉल्यूशन से शुरुआत हुई थी ट्यूनिसिया में, याद कर लीजिए। पॉलिटिकल सिस्टम उस एरिया का अधिकतर उसमें से डिक्टेटरशिप हैं, मोनार्कीज हैं, डेमोक्रेसी केवल थोड़ी बहुत तो इसराइल में चल रही है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बहुत अभी न्यूज में है क्योंकि इंडिया के बारे में उसने अनाप शनाप कुछ कहा है। ये ओआईसी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, यूनाइटेड नेशन के बाद ऑफ कोर्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है मेंबरशिप के आधार पे। इसमें 57 कंट्री मेंबर हैं। इतनी बड़ी मेंबर के आधार पे कोई और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ओपेक जो है वो उसके बहुत सारे मेंबर जो हैं वेस्ट एशिया से हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसकी हेडक्वार्टर सरप्राइजिंगली या इंटरेस्टिंगली वियना में है। और जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, अरब लीग है, ये सबको पढ़ लीजिए। इंडिया और वेस्ट एशिया का जो संबंध है वो बहुत पुराना है। अभी आपने देखा कि कैसे इंडिया ने एक तरह से झुक गए जब यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में किसी कुछ पॉलिटिकल लीडर ने कहा तो इंडिया, क्योंकि इंडिया के लाखों लोग वेस्ट एशिया में नौकरी करते हैं और वहां से वो अरबों रुपये भेजते हैं। सबसे ज्यादा जो मनी आती है हमारे कंट्री में, जिसको इनविजिबल रिसीट बोलते हैं, वो वेस्ट एशिया से आती है। तो इसके अलावा हम तेल के लिए पूरी तरह से वेस्ट एशिया पे निर्भर हैं। तो इसके चलते वेस्ट एशिया से हमारा धंधे का नाता है, आप ऐसा कह सकते हैं, या कारोबारी नाता है। रिलीजन से कोई खास नहीं, लेकिन ये भी कि इंडिया के मुसलमान और वहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड है तो वो भी एक नाता जुड़ा हुआ। और बहुत जमाने से जो है इंडिया का बहुत उससे क्लोज नाता रहा है। उसका कारण है हमारे यहाँ जो मुगल राज था वो बेसिकली पर्सिया जो था, ईरान, उससे बहुत जुड़ा हुआ था। तो वो चीज, वो टाई इंडिया का भी रह गया। आप याद कीजिए कि इंडिया ने खिलाफत आंदोलन किया टर्की में खलीफा के टाइटल को हटाने के चलते। साउथ एशिया जो है उसके बारे में तो जो एसएयू की गाइड है वो देख लीजिए, आईआर गाइड। सार्क नेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क, बिम्स्टेक, बीसीआईएम, सीपीईसी, बीबीआई, सबको देख लीजिए। वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रीटी, इवेंट, ये सब मैंने आईआर गाइड में दिया है। आईआर गाइड में यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप चेक कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो मैं हर जगह देता हूं उसमें आपको मिल जाएगी। ये इंडिया और साउथ एशिया, जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, लुक ईस्ट, लुक एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट, नेबरहुड फर्स्ट, गुजराल डॉक्ट्राइन जो कि नॉन रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड थी, इंदिरा डॉक्ट्राइन जो थोड़ी हेजेमनी पे बेस्ड थी साउथ एशिया में, इंडो पाक रिलेशन, इंडो बांग्लादेश, इन सब के बीच में जो जैसे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2015 में ही हुआ है, इंडिया पाकिस्तान में सिमला एग्रीमेंट, इंडो नेपाल में जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, इंडो भूटान में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ये सबको देख लीजिए। चाइना का रोल जो साउथ एशिया में क्या है, वो सब कंट्री को डेट देती है, उधार देती है और उससे उसको अपना एक तरह से गुलाम बना लेती है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इनकी जो है पॉलिसी है। पाम एंड फाइव फिंगर पॉलिसी भी इससे जुड़ा हुआ है। यूएसए भी साउथ एशिया में बहुत ज्यादा अब इंटरेस्टेड हो गया है क्योंकि उसको लगता है कि चाइना की हेजेमनी यहाँ पे बढ़ रही है। ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक तो अभी खासा न्यूज में है क्वाड को लेकर के। एपीटी जैसा अभी आपने देखा, क्वेश्चन पूछा था, एशियन +3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना, जापान और कोरिया प्लस 10 एशियन कंट्री मिलकर एपीटी बनाते हैं। चाइना जो है इस एरिया का राइजिंग सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका उसको काउंटर करने के लिए क्वाड और इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट लेकर के आया है। बीआरआई से जितनी चीज हो सकता है पढ़ लीजिए। आपने देखा अभी कैसे सिल्क रोड और मैरीटाइम सिल्क रूट ये सब उससे जुड़ा हुआ है। सीपी उससे जुड़ा हुआ है और कई चीजें जुड़ी हुई है। आरसीईपी में 15 कंट्री थी, इंडिया उसमें शामिल नहीं हुआ। ये रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम था, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया चाइना से टसल होने के चलते। तो उसके बदले में अब आईपीईएफ लेकर के अमेरिका आ गया है। अब इंडिया इसमें देखिए शामिल होता है कि नहीं फॉर्मली। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ है, जिसकी हेडक्वार्टर बीजिंग में है, उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं। सेंट्रल एशिया भी है, चाइना भी है, तो एक बड़ी, और रसिया भी है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रसिया है कि नहीं ये चेक कर लीजिएगा। एशियन के बारे में जितना जानना है जान लीजिए। ब्रिक्स जिसकी अब बैठक होने वाली उसके बारे में भी जान लीजिए। चाइना यूएसए में तो अभी एक तरह से पूरी ठनी हुई है, एकदम बिल्कुल दिख रहा है कि चाइना और यूएसए दो सुपर पावर जैसे वर्ल्ड में है और आपस में लड़ रहे हैं। उसमें जिसको जहां मौका मिलता है, जैसे इंडिया भी अपनी प्ले आउट करता है, इंडिया भी एक साइड लेता है। चाइना जापान में भी खूब टसल चल रही है। आपने देखा सेनकेकू आइलैंड को लेकर के और कई और डिस्प्यूट को लेकर। चाइना ताइवान में ऐसा नाता है कि ताइवान एक आइलैंड है चाइना से ऑफ, जहां पे कि जब चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ माओ से तुंग के नेतृत्व में, तो वहां चांग काई शेक और सन यात सुन ये सब जो है वो भाग करके जो गए। अब डेट वेट देख लीजिएगा। उन्होंने वहां पे एक इन एक्साइल जो है एक नेशन बनाया, जिसको बहुत साल तक तो उसी को असली चाइना माना जाता रहा। बाद में मेनलैंड चाइना को माना गया, लेकिन वो ताइवान क्या है उसकी
स्थिति ये बड़ी अजीब है। उसको एक अलग कंट्री भी माना जाता है, चाइना उसको अलग कंट्री मानता ही नहीं, वो कहता है कि वो तो मेरा पार्ट है, हांगकांग जैसा, मैं कभी भी उसको अपने में मिला लूंगा, और यही चाइना ताइवान का टसल का नाता है। अब अमेरिका बोलता है यदि चाइना ने यदि ताइवान पे अटैक किया तो हम तो ताइवान की सुरक्षा करेंगे, हम तो इससे वॉर करेंगे। तो हो सकता है कल को यूक्रेन पे जैसे अटैक कर दिया है रसिया ने, वैसे चाइना ताइवान पे अटैक कर दी, क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आज ही कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने, कि हम तो बिल्कुल अटैक कर देंगे यदि कोई भी इस टाइप की हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है। तो ये मामला बहुत ही गर्म हो रहा है, ताइवान कहीं यूक्रेन ना बन जाए। चाइना इंडिया का जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुआ है पिछले साल, ऑफ कोर्स उस पर भी क्वेश्चन पूछा सकता है। इंडो पैसिफिक पे आपको क्वाड पूछा सकता है, इसके मेंबर कौन है। आईपीईएफ जो अभी फ्लोट किया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, उसके 4 पिलर हैं, वो सब पूछा सकता है। साउथ एंड ईस्ट चाइना सी में क्या हो रही है, आपने देखा सेनकेकू आइलैंड का, उस तरह के पूछे जा सकते हैं। अफ्रीका से क्वेश्चन कुछ जरूर रहेंगे, उसकी खास करके पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो मैग्रेव रीजन है जिसमें कि लीबिया, मोरक्को, ट्यूनिसिया, मोरिटेनिया ये सब आती है, जो ओवरलुक करता है मेडिटेरियन सी को, वो पूछते हैं। ये सहारा डिजर्ट और सब सहारन अफ्रीका के बारे में पूछते हैं। साउथ सुडान सबसे लास्ट मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, 193rd, वो पूछा जाता है। इन्होंने एक दो बार रिफ्ट वैली के बारे में पूछा है, जो कि ईस्ट अफ्रीका में रन करती है। किलिमंजारो जो उसकी हाईएस्ट माउंटेन है, उससे भी वो भी पूछा है। नाइल जो उसकी लार्जेस्ट रिवर, ये सब वो पूछते रहते हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए। देन अफ्रीकन यूनियन जो है उसकी इदीस अबाबा में हेडक्वार्टर है, ये पूछ सकते हैं। ओपेक के भी कुछ कंट्री जो वहाँ पे जो तेल उत्पादक है वो ओपेक के मेंबर हैं। G77 के भी काफी मेंबर वहाँ पे हैं, इंडिया भी उसके मेंबर है। नाम के भी काफी मेंबर है, तो ये सब पढ़ लीजिए। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका अफ्रीका से आता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे कि मैक्सिमम नेशन स्टेट है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कौन सा कंटिनेंट है इसमें मैक्सिमम नेशन स्टेट है, कंट्री है, तो वो 54 कंट्री जो अफ्रीका में, इससे ज्यादा ना तो एशिया में है ना यूरोप में है। लार्जेस्ट नेशन पूछा जा सकता है, रिचेस्ट नेशन, ट्रबल्ड स्टेट, फेल्ड स्टेट, हाईएस्ट माउंटेन, लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट डिजर्ट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी सब पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा उसके मैप है। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत फोकस में रहता है, इस बार भी रहेगा। इन्वायरमेंटल जो उस इकोलॉजी एंड अदर फैक्ट ट्रीटीज, ये आईआर गाइड से देख लीजिए। इकोलॉजी, बायोमास, क्लाइमेट, वेदर में क्या फर्क है, ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, कौन है कौन नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ओजोन लेयर का होल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, बर्टलैंड कमेटी रिपोर्ट एंड सारी चीजें पूछा जा सकता है। आईपीसीसी क्या है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, आईपीसीसी। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ये तो क्लाइमेट चेंज पे है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज लगभग। क्लाइमेट चेंज से समिट, यूएनईपी, सीओपी, जैसे कि जो पहला जो क्लाइमेट जो इन्वायरमेंट पे समिट हुई थी वो आज से 50 साल पहले 1972 में स्टॉकहोम में हुई थी। फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, उसकी 50वीं सालगिरह अभी हम लोग मना रहे हैं, उसको स्टॉकहोम +50 कहते हैं, अभी जस्ट हुआ है, ये पूछा जा सकता है। देन रियो समिट जिसमें कि UNFCCC हुआ था, CBDR जिसको बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आया था, एजेंडा 21 अपनाया गया था। देन क्योटो प्रोटोकॉल जो पहली बार लीगली बाइंडिंग टारगेट था, जिसको COP3 भी कहते हैं, 1997 में। कॉप क्या थी, जो पार्टी थे UNFCCC में साइनिंग करने वाले, उनके एनुअल कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। अभी 27th कॉप होने वाला है अगले साल, शर्म अल शेख इजिप्ट में, अगले साल या इसी साल। बोन क्लाइमेट टॉक्स अभी चल रहा है, इसमें जो लीडर हैं डिफरेंट कंट्री के वहां गए हैं, लेकिन जो समिट होने वाली है वो COP21 में होगी। पेरिस अकॉर्ड जिसको COP21 बोलते हैं, 2015 में हुई थी, जिसमें कि नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल आया था, इंडिया भी इसमें शामिल है। ग्लोबल कॉमन जो है वो 5 हैं, उसको देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड ट्रीटीज जो हैं, जैसे अंटार्कटिका ट्रीटी एंड ऑल, ये सब आउटर स्पेस ट्रीटी, ये सब देख लीजिएगा। प्रोटोकॉल, इवेंट, डीप इकोलॉगिज्म, सैलो इकोलॉगिज्म और इकोफेमिनिज्म, ये सब टर्म को देख लीजिएगा, सब कहीं पूछा जा सकता है। अब फाइनली यदि हम ये देखें कि सब्जेक्टिव पार्ट के लिए क्या मैं टिप्स दे सकता हूं, तो इसमें पहला तो मैं बोलूंगा कि बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट टिप्स मैं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव जब भी पूछा जाता है तो बहुत जनरल क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे आपको, और ये सिलेबस से ही रहेगा। जैसे आईआर थ्योरी में हो सकता है आपको रियलिज्म और लिबरल इंटरनलिज्म के बारे में एक कोई इसमें से पूछ दे। मेरे जो आईआर की जो एग्जाम गाइड है, जो सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 की, मैंने आपको बार बार बोला है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, आज रात में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप उससे आंसर लिख देंगे। उसमें ग्लोबल इशूज भी हैं, पैंडेमिक छोड़ करके, क्लाइमेट चेंज एंड अदर, वो भी पढ़ लीजिए। पैंडेमिक से क्वेश्चन रह सकता है कि पैंडेमिक का वर्ल्ड पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ अच्छे इसलिए हैं कि डिजिटल
इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है, डिजिटल जो लाइफ स्टाइल है वो लोगों ने अपनाया है, डिजिटल एजुकेशन शुरू हुई, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हुआ, डिजिटल वर्क फ्रॉम होम हुआ, एंड काफ़ी चीज़ें जो है हुई हैं, मेटावर्स एंड अदर टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट रहा है, पूरी दुनिया हिल गई है। अभी जो है उस ये वॉर और पेंडेमिक के चलते फूड एंड एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया झेल रही है, इन्फ्लेशन झेल रही है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट में पूछा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं इसको मिटिगेट करने का, क्या रोड ब्लॉक एंड चैलेंजेस है क्लाइमेट टॉक का, इंडिया का इंस्टेंस क्या है क्लाइमेट निगोसिएशन में, इंडिया का इंस्टेंस इससे निरूपित होता है CBDR से, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको रोल एंड फंक्शन ऑफ UN पूछा सकता है, उसके लिमिटेशन, रिफॉर्म, UNSC का, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO का रोल फंक्शन और उसके क्या चैलेंजेस वो पूछा था। EU और ब्रेक्सिट तो अब तो नहीं पूछा जाएगा। सार्क वर्सेस बिम्स्टेक पूछा सकता है शायद, रोल ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनलिज्म जो बढ़ रही है वो सब पूछा सकता है, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत पूछी जा सकती है। थर्ड वर्ल्ड जैसे कि नॉर्थ साउथ या साउथ साउथ डायलॉग पे पूछा जा सकता है, थर्ड वर्ल्ड के क्या चैलेंजेस हैं, और इमर्जिंग पावर जो थर्ड वर्ल्ड में से चाइना इमर्ज कर रहा है, इंडिया भी इमर्ज कर रहा है, वो पूछ सकते हैं। अरब वर्ल्ड भी, अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट पे कुछ थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन के क्या मायने हैं, नेचर, स्कोप, इम्पैक्ट ऑन नेशन स्टेट, उसके सॉवरेनिटी, और अभी जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड के क्या चैलेंजेस हैं, जैसे पेंडेमिक खुद एक चैलेंज है, वो सब पूछा जा सकता है। चाइना और एशियन पॉलिटिक्स जो मैंने कहा वो पूछा जा सकता है। BRI, RCP, चाइना का रोल साउथ एशिया में, अफ्रीका में, चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ, ये सब पूछा जा सकता है। इंडो पैसिफिक इसमें आ सकता है कि इंडो पैसिफिक क्या है और वो कैसे चाइना और USA के बीच में टसल को डिनोट करता है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पूछी जा सकती है, आइडियोलॉजी, कंपोनेंट, फीचर, आउटकम, लुक ईस्ट वेस्ट, इंदिरा डॉक्ट्राइन, गुजराल डॉक्ट्राइन, नेबरहुड फर्स्ट, ये सब पूछा जा सकता है। और इससे रिलेटेड जो इंडो US, इंडो रसिया, इंडो चाइना कैसे बदल रहा है, इसके डायनामिक्स पूछा जा सकता है। एंड रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा भी आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है, मतलब इंडियन जो हर जगह बसे हुए हैं उनका क्या हमारे कंट्री के डेवलपमेंट या कंट्री के वजूद में उनका क्या योगदान है। सब्जेक्टिव मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि इजी रहेगा, घबराइएगा मत, स्टैंडर्ड आंसर लिखिएगा। स्टैंडर्ड आंसर का मतलब होता है कि बहुत डीप में लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको बहुत पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, जितने पॉइंट मन में उस समय आते हैं उतने ही लिखिए, लेकिन टू द पॉइंट लिखिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, कम लिखिए, क्योंकि हर स्टूडेंट कम लिखेगा। ये कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आप रट करके जा रहे हैं और वहां उगल देंगे। यहाँ आपको सोच विचार करके जो है थोड़े बहुत लिखने हैं, जो एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट को आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बस रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि ये तो इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो, और बेस्ट ऑफ लक। यदि आप रिकॉल कर पाएं क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, तो आगे स्टूडेंट को फायदा होगा। तो कल शाम में आप मुझे ढेर सारे मेल करें क्वेश्चन को रिकॉल करके, 40 क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव को भी रिकॉल करें, वो तो बहुत आसान है, नोट कर लीजिएगा आने के बाद। और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, गुड विशेस। एंड फाइनली मैं जो हमेशा सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी मेरे स्टूडेंट का हक है कि वो जाने, चाहे ज्वाइन करें चाहे नहीं करें, कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज CUET PG के लिए खास करके और UGC नेट के लिए भी ये अभी चल रही है काफी सक्सेसफुली। कल ही जो है गूगल मीट पे ह्यूज एक सक्सेसफुल जो है एक तरह का सेमिनार की गई, उस पे जो एक्स स्टूडेंट थे उन्होंने आकर के बताया कि कैसे जो है सक्सेस ले सकते हैं आप इन सब एग्जाम में। बहुत सारे टिप्स बताए, मैं तो बताता ही रहता हूं, लेकिन आपके पीयर जो सीनियर उन्होंने बताया। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक तरह का पेड मेंबरशिप ग्रुप है, जिसमें कि हजारों हजार क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, एग्जाम टिप्स दिए जाते हैं, मैं सारे अब मेरे जो गाइड हैं वो वहाँ फ्री मिलते हैं। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने नेम और टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है इस ईमेल आईडी पे लिखें, जो ईमेल आईडी अब तक आपको याद हो गया होगा, आपको आगे गाइड किया जाएगा। ऑफ कोर्स ये पेड है बट नॉमिनल कॉस्ट पे। सो ओके, थैंक्स, गुड विशेस वंस अगेन। एंड फिर आगे जो अब मैं बनाऊंगा वो पॉल साइंस और पब एड के लिए बनाऊंगा, जामिया का, क्योंकि उनके एग्जाम अब आने वाले हैं। सो बाय।